मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पटना जैसे शहर को और पटना के लोगों को इस पिछले 15 वर्ष से जी बहुत खराब स्थिति में रहना पड़ रहा है। जी क्या रविशंकर प्रसाद को मात दे पाएंगे अंशुल अभिजीत? दे दिया उन्होंने। दे दिया। हाँ, दे दिया। अब तो चुनाव में वो जीत ही जीत है। जीत ही जीत है। मैम, लगातार आप क्षेत्र में घूम रही हैं, अंशुल अभिजीत आपके बेटे हैं और कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी भी हैं। कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है। तय किया था कि आप 15 लाख हर एक के खाते में जमा करेंगे, बिल्कुल। तो वो भी नहीं किया, वो सब भूल गए। सब कुछ भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और जनता बहुत त्रस्त है। बीजेपी जब भी बिहार आती है या मोदी जी बिहार आते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 60 से 65 वर्षों में बिहार को सिर्फ लूटा। इस पे क्या कहना चाहिए? जनता तो मेरी प्राण है, मैं सब कुछ है। हम 3 पीढ़ियों से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा निकलते हैं। आशीर्वाद मिलता है, हम उनका कार्य करते हैं, जनता में ही हमारा सब कुछ है। बिहार हमेशा से लोकतंत्र की भी धरती बिहार रही है, ऐतिहासिक धरती रही है। कई दिग्गज बड़े नेता यहाँ से जन्म लिए हैं। अगर देखा जाए तो आप भी बिहार की बेटी हैं, सासाराम की बेटी हैं, पटना की बहू हैं। तो अभी तक बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाया? देखा जाए तो न बिहार में एक भी फैक्ट्री है, न एक भी कंपनियां हैं जहाँ लोग रोजगार कर सके। आज बिहार एक बेरोजगारों की फैक्ट्री बन गई है। वायदा किया था कि 2022 तक सबको पक्के घर दे दिए जाएंगे। अभी अभी मैं एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी से आ रही हूँ। मैं तो सभी जो स्लम्स हैं वहीं जा रही हूँ। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में 5 चरण का चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन 2 चरण का चुनाव अभी भी बाकी है। 25 तारीख का चुनाव भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि आज 23 तारीख है और अब जो है वहां का चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो चुका है। अब बच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7वें चरण के चुनाव, जिसमें पटना भी आता है। पटना में 2 लोकसभा है, एक पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। इस बार ये दोनों लोकसभा सीटें भी काफी चर्चे में है। पटना साहिब की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत जी हैं और एनडीए से उम्मीदवार फिर से रविशंकर प्रसाद हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस बार कांग्रेस इस चुनाव को जीत पाएगा, क्योंकि लगातार पिछले 3 बार से पटना साहिब में बीजेपी की सरकार बनती आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत की पहली लोकसभा महिला स्पीकर हैं मीरा कुमार जी हैं। बखूबी आप इनको जानते होंगे, 5 बार की सांसद रही हैं और कैबिनेट में मंत्री भी रही हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप। बहुत धन्यवाद, और मैं दर्शकगण का अभिवादन करती हूँ। जी मैम, लगातार आप क्षेत्र में घूम रही हैं, अंशुल अभिजीत आपके बेटे हैं और कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी भी हैं। कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है। बरस रहा है। हाँ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पटना जैसे शहर को और पटना के लोगों को इस पिछले 15 वर्ष से जी बहुत खराब स्थिति में रहना पड़ रहा है। जी 3 चुनाव हो गए जिसमें बीजेपी लगातार जीत गई है, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। न तो पटना शहर के लिए किया, पटना साहिब के लिए किया, और ना यहाँ के लोगों के लिए किया। घर है, वायदा किया था कि 2022 तक सबको पक्के घर दे दिए जाएंगे। अभी अभी मैं एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी से आ रही हूँ। मैं तो सभी जो स्लम्स हैं वहीं जा रही हूँ, तो वहीं से आ रही हूँ। वो इतने दुखी हैं, उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया और अब वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, इतनी खराब हालत में यहाँ के लोग रह रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। क्यों नहीं कुछ किया गया इनके लिए? करना चाहिए था। फिर हमारे किसान हैं, फतुहा में, बख्तियारपुर में हमारे किसान हैं। किसान में स्त्रियां भी आती हैं, वो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया। हमारे श्रमिक हैं, श्रमिक जब कोरोना हुआ था तो और देशों से और प्रांतों से आए थे यहाँ पर, इतनी भारी संख्या में आए थे, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ भी उनके लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ बाद में, और सिर्फ
फिर वापस चले गए। तो उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के बारे में कहा गया था कि दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। और ये तो बार बार याद दिलाने की बात है, वो लोग भूल गए हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि आपने वायदा किया था कि आप 15 लाख हर एक के खाते में जमा करेंगे, तो वो भी नहीं किया। वो सब भूल गए हैं, सब कुछ भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और जनता बहुत त्रस्त है। जी मैम, बिहार हमेशा से लोकतंत्र की भी धरती बिहार रही है, ऐतिहासिक धरती रही है। कई दिग्गज बड़े नेता यहाँ से जन्म लिए हैं। अगर देखा जाए तो आप भी बिहार की बेटी हैं, सासाराम की बेटी हैं, पटना की बहू हैं। तो अभी तक बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाया? देखा जाए तो ना बिहार में एक भी फैक्ट्री है, न एक भी कंपनियां हैं जहाँ लोग रोजगार कर सके। आज बिहार एक बेरोजगारों की फैक्ट्री बन गई है। ठीक कह रही हैं आप। बिहार के मैं कहीं भी अपने देश में जाती हूँ तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो सब बिहार के ही होते हैं। सब जगह वो जाते हैं, उस प्रांत को चमका देते हैं, और बिहार में वो पिछड़े रह जाते हैं। तो ये तो बहुत दुख की बात है। ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास है, वो इस तरह से डूब गई, और कोई यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया गया उसको आगे बढ़ाने पर। इन्होंने कहा था, मोदी जी ने वायदा किया था कि वो 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा देंगे। वो तो विशेष राज्य का पैकेज देंगे। हाँ, विशेष राज्य का पैकेज देंगे, और बहुत से वायदे थे, कुछ भी नहीं दिया। तो बिहार जो है, देखिए, जो उद्योग है वो गुजरात में लगाए गए, और ये एक सोची समझी योजना थी कि बिहार में हम उद्योग न लगाएं, क्योंकि जो गुजरात में उद्योग है वहाँ मजदूर कहाँ से आएंगे? तो वो बिहार से आएंगे। वो बिहार से आएंगे। तो ये इस तरह की योजना बनी, ऐसे बिहार के विरुद्ध इस तरह का हुआ। और जब भी बिहार के विकास की बात हुई या देश के विकास की बात हुई, तो फिर धर्म का नाम ले लिया। बीजेपी जब भी बिहार आती है या मोदी जी बिहार आते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 60 से 65 वर्षों में बिहार को सिर्फ लूटा। इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो हमेशा वो कहते हैं कि 60-70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। 60-70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग आज ऊंचे पदों पर बैठे, खुद प्रधानमंत्री जी भी ऊंचे पद पर बैठे, और बहुत से हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं। तो उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता किसने बनाया? तो उस समय तो भाजपा नहीं थी। तो ये सब काम तो कभी बताते ही नहीं कि हुआ। जब आजादी मिली थी उस समय यहाँ सुई नहीं बन सकती थी, एक भी फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं था। अब हवाई जहाज बनते हैं, ट्रेन के इंजन बनते हैं, बहुत जगह जाकर ये नई ट्रेन चलाते हैं। वो नई ट्रेन जो बनती है उसके पीछे 70 वर्ष का काम है, तभी तो बनती है। बहुत से लोग पढ़ भी रहे। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सा काम अभी हमें करना है, मगर इस तरह से एकदम कह देना कि कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी उनके द्वारा जो उस समाज से आते, जिस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। एक अहम सवाल होगा मैम कि बिहार के लिए स्पेशल कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं जो बहुत मायने रखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री चुनने के लिए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ उतरकर लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बिहार इफेक्ट करता है लोकसभा चुनाव को। तो स्पेशल बिहार को क्या मिलेगा? हालांकि मैनिफेस्टो है आप लोगों का कि 30 लाख नौकरियां मिलेगी पूरे भारत वर्ष के लिए। स्पेशली बिहार के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्या सोचा? बिहार के लिए तो सबसे ज्यादा करेंगे हम। सबसे ज्यादा इसलिए करेंगे, मैं कोई वो पक्षपात के रूप में नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ श्रमिक है और यहाँ रोजगार नहीं है। आजादी के 75 साल हो गए और अभी भी बिहार पीछे है, इसलिए नहीं। आजादी के तुरंत बाद तो यहाँ बहुत काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। आज की डेट में हाँ, आज जो है वो बिहार जो है वो बीमारू राज्य में गिना जाता है। तो इसलिए इस पर
बहुत काम करने की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, और यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे शिक्षा के केंद्र हैं, मगर शिक्षा के केंद्र के बाद उनको रोजगार कहाँ मिलता है, वो फिर बाहर चले जाते हैं। लाठियां खाते हैं मैम, शिक्षित युवा लाठियां खाते हैं सर। हाँ, लाठियां खाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। हमने भी तो चिंता है कि जो पिछड़े वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के हैं, बहुत गरीब हैं, चाहते ही नहीं है ये लोग कि वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें। अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो मजदूरी करने के लिए इनको कोई नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह के एक सोच है जो लोगों को पीछे खींच कर रखने की सोच है, जो हम जब आएंगे तो हमें बढ़िया शिक्षण संस्थान होंगे जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करें। खास करके स्त्रियों का तो बहुत अपमान होता है, बिल्कुल, बहुत, इतना अपमान हमने कभी पहले देखा नहीं है। हम तो पब्लिक लाइफ में रहे हैं इतने वर्षों से, मणिपुर वगैरह में क्या हुआ है बहुत शर्मनाक है। तो स्त्रियों का आदर हो वो तो बहुत आवश्यक है। मैम पटना साहिब के लिए आपने क्यों नहीं सोचा? 5 बार की सांसद रही, सासाराम से, अन्य जगहों से, पटना साहिब का ख्याल अब जाके आया। आप आज आपके जो बेटे हैं अंशुल अभिजीत जी, उनको मौका मिला है, आपने क्यों नहीं सोचा कि हम एक बार पटना साहिब से चुनाव लड़ें? मैंने तो यही सोचा था, ये देखिए यहाँ पर मेरा जन्म भी हुआ और मेरी ससुराल भी यही है, तो मैं ये चाहती थी कि मेरे पुत्र यहाँ से सांसद बने। अच्छा, ये सपना था आपका? मैं सोचती थी, और ये मेरी पार्टी कांग्रेस है और ये महागठबंधन है, उन्होंने मेरे पुत्र को मौका दिया, मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। जी मैम, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह से चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन हर जगह धांधली के खबर आ रहे हैं, सारण में भी हुआ है, शायद आपको इस बात की जानकारी भी होगी कि सारण में बूथ लूटने का प्रयास किया गया, इनफैक्ट बूथ पे मारपीट भी हुआ और गोलियां भी चली, एक लोग की मौत भी हो गई। कैसे देखती हैं मैम इन सभी चीजों को? नहीं, ये तो बहुत दुखद है, क्योंकि हमारा जनतंत्र आधारित ही इस पर है, ये कि हमारे यहाँ जो चुनाव होंगे वो पूरी तरह से पारदर्शक होंगे, फ्री होंगे और फेयर होंगे, और वहाँ पर धांधली की कोई जरा सा भी देश मात्र भी वहाँ पर होने की आशंका नहीं रहेगी। लेकिन लगातार हो रही है मैम, मुंगेर में हुआ, तो फिर सारण में हुआ। ये जो हो रही है ये चिंता का विषय है। निर्वाचन आयोग इसको सख्ती से इस पर काम करे, और जो हमारे जो विधि व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बूथ है वहाँ जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ आशंका है कुछ होने का, तो वहाँ पर उनको खास ध्यान देना चाहिए। रायबरेली में भी धांधली हुई है मैम, क्या आप लोगों ने कार्रवाई के लिए अपील की है इस बात को लेकर? अवश्य करेंगे, और की भी होगी। करेंगे। जनता से, जनता तो पटना साहिब की जनता तो मेरी प्राण है, मैं सब कुछ है। हम 3 पीढ़ियों से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा निकलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, हम उनका कार्य करते हैं, जनता में ही हमारा सब कुछ है। आखिरी सवाल मैम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार तो दे दिया संविधान में, लेकिन आज भी हमारे समाज में दलित वर्ग के जो लोग हैं वो पिछड़े हैं, उनके साथ शोषण होता है, समस्याएं उनके साथ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो किसी के पास घर नहीं होता है, तो किसी के पास शौचालय नहीं होता, आज भी वो खुले में शौच करते हैं। कब तक चलेगा ये? ये इस बात से हमें बहुत दुख है, और संविधान में जो लिखा है वो केवल लिखित अक्षर न रह जाए, तो वो प्राणवान बन जाए, धरातल पर वो कार्यान्वित हो जाए। ये इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं राजनीति में इसीलिए हूँ, मेरे पुत्र भी राजनीति में इसीलिए है कि जो भी वंचित है, जो भी दलित है, जो भी गरीब है हमारे समाज में, उसको उसका सम्मान मिले, उसको उसका अधिकार मिले, उसको उसकी सुरक्षा मिले, और उसका जीवन स्तर ऊपर उठे। क्या रविशंकर प्रसाद को मात दे पाएंगे अंशुल अभिजीत? दे दिया उन्होंने, दे दिया। हाँ दे दिया, अब तो चुनाव में वो जीत ही जीत है। जीत ही जीत है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मैम।
बिना कॉन्फिडेंस के कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीरा कुमार जी थे, पहली महिला लोकसभा स्पीकर। हमें गर्व होता है जब हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। दलित समाज से उठकर लोकसभा स्पीकर तक बनना ये काफी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि जब अभी के समाज में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उस समय के समाज में कितनी समस्याएं आती होंगी। फिर भी 5 बार की सांसद रहना और मंत्री भी रहना सामाजिक न्याय का, और उसके बाद लोकसभा का स्पीकर बनना, पहली महिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज ये पटना साहिब में घूम रही हैं और इनके जो सुपुत्र हैं अंशुल अभिजीत, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, घूम रहे हैं, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने मात दे दिया है रविशंकर प्रसाद को, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि जनता जो है हमें काफी स्नेह और प्यार आशीर्वाद देख रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि 1 जून को किसके पाले भारी पड़ते हैं, किसके ओर वोटिंग जाती है, क्योंकि पटना साहिब में लगातार 3 बार से बीजेपी सांसद रह रहे हैं। मौजूदा सांसद को लेकर काफी नाराजगी है लोगों में। अब देखना है क्या कुछ होता है, वो भी दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। और 4 जून का काफी दूर है नहीं, बहुत जल्द वो समय भी आ जाएगा जब रिजल्ट भी आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट होता है वो भी देखेंगे और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।